हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह और स्वागत है आप सभी का बीट द कंपटीशन पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट पार्ट जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है। इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। यही पेपर है जो आपका 2018 में केंद्रीय विद्यालय में आया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि केवीएस 2018 के इन सारे पेपर्स को डिस्कस करने का बस इतना ही मोटिव है ताकि हम एक बेहतर तैयारी कर पाएं और ये देख पाएं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है और स्ट्रक्चर है किस तरीके का फॉर्मेट बनता नजर आ रहा है। तो आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन नंबर 51 से मैं स्टार्ट करूंगी और देख पा रहे हैं आप काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन से सिख गुरु ने दक्षिण व कश्मीर की यात्रा की थी। तो अर्जुन देव, अंगद और गोविंद सिंह। तो गुरु नानक देव जी की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। और सिखों के संस्थापक के तौर पर यानी कि फाउंडर के तौर पर भी देखे जाते हैं और सिखों के सबसे प्रथम गुरु के तौर पर भी ये देखे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। सिखिज्म से एक या दो सवाल आप हमेशा देखेंगे टीजीटी के पेपर, सॉरी पीजीटी और टीजीटी दोनों के पेपर में। पीजीटी के पेपर में रूपदर्शक शब्दावली की बात की गई है तो किससे संबंधित है? एक शब्द है रूपदर्शक। तो खदान इंस्पेक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ है। रूपदर्शक जो है एक इकलौते अनदर नेम के तौर पर देखा जाता है। आप सबको पता है कि जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शब्दावलियों से सवाल कई बार पूछ लेते हैं, जैसे उर्वरक क्या है, क्षेत्र क्या है, खिल क्या है। तो ऐसा ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो रूप दर्शक की बात की गई है तो खदान की यहाँ पर बात की गई है। खदान इंस्पेक्टर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलूंगी। मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है। तो कह रहे हैं कि किस श्रोत्र में मिहिर कुल के एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई? तिब्बतियन में, कश्मीरी में, चीनी में, संस्कृत में। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 54 की मैं बात करूंगी। 1291 में धर्म युद्धों यानी यहाँ पर क्रूसेड्स की बात की जा रही है। किसने ईसाइयों को जेरूसलेम से बाहर किया है? 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें राइज ऑफ इस्लाम करके चैप्टर है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना है। तो मामलूक है, बुईद है, या फिर इस्माइली है, या बासिद है? तो बुईद यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मामलूक नहीं होगा। मामलूक ये वही टर्क हैं जो कि 1291 से पहले दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं। अब्बासिद्स नहीं होगा और इस्माइली भी नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि किसने ब्राह्मणों और श्रमणों को श्राप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है? तो पतंजलि ने कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पतंजलि की जो बुक है उसका नाम क्या है। और मुझे लगता है कि अगर आपको योग के बारे में पता है तो बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे। पाणिनि जो है, जिन्होंने व्याकरण की बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, उसके रूप में जाने जाते हैं। और तारानाथ जो खुद एक तिब्बतियन हिस्टोरियन के तौर पर जाने जाते हैं। अश्वघोष की किताब का नाम क्या है? ये दो चीजें आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। 56 क्वेश्चन देखेंगे और ये कहा गया कि प्राचीन भारतीय विवाह जिसमें कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय देने की शर्त होती है, उसे कहते हैं क्या? तो आप मान के चलिए कि आपका वैदिक गेज से सवाल डायरेक्टली बनाया गया है। आर्य, ब्रह्म, देव या प्रजापत्य। तो विवाह के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन्हीं टाइप में से एक क्वेश्चन ये जोड़ करके बनाया गया है। कन्या के पिता को यानी कि जो हम स्त्री धन के तौर पर देखते हैं, जहां पर पिता अपनी स्वेच्छता के हिसाब से अपनी पुत्री को कुछ भी दे सकता है। तो गाय की बात की जा रही है, जिसको हम गोविष्ठी के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको पता है कि अर्ली वैदिक एज में काउस की और गाय की क्या इंपॉर्टेंस रही है, बिकॉज मैक्सिमम जो आपकी एग्रीकल्चर सॉरी जो आपकी इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ब्रह्म विवाह भी होता है, दैव भी होता है, प्रजापत्य की बात की जाए तो आर्य यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आर्य का मतलब होता है नोबल यानी कि एक महान व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल ये पूछा जा रहा है आपका कि परमादेश याचिका के अंतर्गत अदालत के निम्न आदेशों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? या ध्यान रखिए, नोट से सवाल पूछा गया है। तो जब अदालत एक आदेश देती है, पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाता है, ये सही है। तो यानी कि आपको गौर फरमाना है रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस के ऊपर भी। कई बार ये सवाल अगर दोबारा भी आता है तो जो आपका परमादेश याचिका है
उसमें जब एक उच्च अदालत है और निम्न अदालत को अपने दायरे से बाहर जाने पर सेंसर करती है, या फिर कोई अगर बड़ी अदालत है तो छोटी अदालत में किसी विशेष उच्च अदालत में भेजने का आदेश देते हैं, जैसे कोई स्पेशल केसेस यहाँ पर जाते हैं। फिर डी ये कह रहा है कि कोई भी जो अदालत है वो विशेष सरकारी कर्मचारी अपनी कानूनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है तो किसी व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन के समकक्ष है। तो ये भी आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सी डी ये सारे के सारे सही है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं से पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि कह रहे हैं कि जब अदालत यह आदेश देती है कि पकड़े गए आदमी को उसके समक्ष पेश किया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होता तो बाकी के सारे ऑप्शन गलत हो जाते। तो उसके सामने पेश नहीं किया जाता है, जो भी मसला होता है वो निचली और ऊंची अदालत के बीच में लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सुमेलित करना है अरब साम्राज्य, अगेन 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वर्ल्ड हिस्ट्री वाली नई वाली, उससे ये सवाल पूछा गया है। अरब साम्राज्य, प्राचीन ईरान साम्राज्य, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम, तो किससे जुड़े हुए हैं ये? तो आप देखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका कहीं ना कहीं अरब साम्राज्य की जब हम बात करते हैं एबीसीडी को अगर देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का हम 4 देखेंगे, अरब साम्राज्य दमिश्क से जुड़ा हुआ है। बी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ईरान साम्राज्य यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल से जुड़ा हुआ है। सी अगेन यहाँ पर पारसी पॉलिस से है, और जो आपका वेस्टर्न रोम साम्राज्य है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आपके रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो रोम से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे, और ये हड़प्पीय सभ्यता में अग्रि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अमरी से हुए हैं, यानी अग्नि वेदिका भी आप कह सकते हैं, अग्रि वेदिका भी आप कह सकते हैं, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? बनावली बिल्कुल यहाँ पर हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आमरी कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रंगपुर की अगर बात की जाए तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एबीसी यानी अमरी, बनावली और कालीबंगा तीनों को तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अग्निवेदिकाएं यहाँ पर मिली हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में लोथल भी होता, ठीक है, जो आपके गुजरात के रण ऑफ कच्छ में है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता। तो रंगपुर नहीं है, बाकी एबीसी ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे और सुमेलित फिर से करना है। भारत में गुलाब की खेती, रेशम उत्पादन का बंगाल में उल्लेख कब हुआ है? बीज बोने की भारतीय मशीनरी की प्रथम जानकारी कब मिली है? गन्ने भारतीय कोल्हू की प्रथम जानकारी कब मिली है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेशम उत्पाद अगर बंगाल की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं आप इसको बारबोसा के साथ जोड़ पाएंगे। गुलाब की खेती अगेन यहाँ पर उसको बर्नीस के बारे में बताता है। गन्ने की खेती करेरी 1695 में, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका माहुआन 1422 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड हो रहा है, बीज बोने के भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किससे जानकारी नहीं थी, यानी कि नॉलेज नहीं थी? नॉट से अगेन सवाल पूछा गया है। ढेंकली, नहर, कुआं या कुएं पर पुल्ली? तो कुएं पर पुल्ली से हमें कोई जानकारी नहीं थी, कुएं की थी, क्योंकि आप सबको पता है कि हर घर में एक सेपरेट कुआं बना हुआ था। नहर बिल्कुल थी ही वहां पे, क्योंकि सिंचाई बहुत बेहतर हो सकती थी। ढेंकली का भी हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एविडेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत, ठीक है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत के युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के, यानी पुराने भी हैं और पत्थरों से बने हुए स्तंभ बने हुए हैं, तो अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से नहीं मिला है, लोथल से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है, आपका डोकयार्ड मिला है, मोहनजोदाड़ो हो नहीं सकता। तो धोलावीरा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। और धोलावीरा कहाँ पर है? ये भी आपका है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल अगेन गुजरात में है, और मोहनजोदाड़ो आपका पाकिस्तान में है। निम्न में कौन से तिमुरिद राजपूत ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया है? राजदूत की बात की जा रही है और विजयनगर साम्राज्य की बात की जा रही है। तो कृष्णदेव राय को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जो काफी शक्तिशाली किंग के तौर पर उभरे विजयनगर में। तो इबन बतूता नहीं है, ठीक है, अहमद रजी नहीं है, इस्फहानी भी नहीं है, तो अब्दुल रजाक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 64, किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना और भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं बलबन और फिरोज शाह तुगलक के, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं को कहीं ना कहीं बैन कर दिया था दरगाहों के ऊपर जाना, बट यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक नहीं है। खिलजी नहीं था, क्योंकि इसकी मार्केट पॉलिसी काफी एडवांस थी, अगर ये सबको पाबंदी कर देता तो इसका अपना बहुत नुकसान था। इल्तुतमिश को बहुत हद तक
उसका फोकस यहाँ पर सोल्जर और पावर कलेक्शन के ऊपर था बिगिनिंग में। बलबन बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि इसने न सिर्फ खुद को जिल्ल इलाही कहा, बल्कि ये भी कहा कि ही इज अ मीडिएटर है, और शेड ऑफ गॉड भी इसने खुद को कहा है। तो कहीं ना कहीं खुद को पाक साफ दिखाने का भी एक प्रेशर था इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे और उस क्षेत्र की पहचान करेंगे जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता का कोई भी जो है प्लेस यहाँ पर नहीं मिला है। बलूचिस्तान में बिल्कुल मिला है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत की पहाड़ियां, तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिला है। निम्न हिमालयन क्षेत्र बिल्कुल मिला है, जो नेपाल के आपके तराई के क्षेत्र है। उत्तरी महाराष्ट्र में दायमाबाद को आप देखें, नेवासा को देखें, तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, तो बी सही है। 66 में देखेंगे, इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया है, नॉट फॉर्म्ड। तो गोविंद देव मंदिर, जगत शिरोमणि है, रोहतास का किला है, जन महल है, या नारनौल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नहीं की बात की गई है, तो रोहतास का किला बिहार में नहीं बना है। इसके अलावा मान सिंह ने गोविंद देव का मंदिर वृंदावन में बनवाया, आमेर में शिरोमणि का मंदिर बनवाया है, जल महल बनवाया है नारनौल में। 67 क्वेश्चन 67, धर्म युद्ध शब्दावली संबंधित है किससे? सॉरी, धर्म यज्ञ। ठीक है, सांची बौद्ध विहार से नहीं है, नालंदा बिहार में है, बिल्कुल नहीं है। सांची स्तूप काफी फेमस है। सारनाथ बौद्ध विहार, जहां पर सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। कुशीनगर बौद्ध विहार, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले धर्म चक्र परिवर्तन का जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया 5 शिष्यों को, यहीं पर दिया था। और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर ऋषि पंथ के नाम से भी सारनाथ को जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 68 की बात करूंगी, कौन सा मांचू वंश 1911 में पतन का कारक नहीं था? अगेन नॉट से सवाल पूछा गया है। तो चावल किसानों के दंगे फसाद, विद्यार्थियों का आंदोलन, या सेना का विद्रोह? तो नहीं था, तो सेना का विद्रोह बिल्कुल था, आंदोलन बिल्कुल था, चावल किसानों के दंगे फसाद ये नहीं था, तो बी आप देख पाएंगे, शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, डी में आपका बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, 69 में आप देखिए, सवाल पूछा गया, यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहद विवरण प्रदान किया है धरसाना में नमक धरने के बारे में, जो दांडी मार्च के टाइम पे हुआ था, जहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि समुद्र के खारे पानी से नमक भी बनाया। धरसाना वही जगह है जहां पर बाद में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया था, और सरोजिनी नायडू को भी अरेस्ट यहाँ से किया गया था। तो यहाँ पर प्रेस संवाददाता के वृहद विवरण यहाँ पर वेब मिलर ने प्रदान किया है, जो आपको ध्यान में रखना। एंड्रयूज नहीं है, पामर भी नहीं, और ईडन भी नहीं है। 70 मेसोपोटामिया से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, आपका सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया गया अरामाइक से, जो आपको ध्यान में रखना है। ग्रीक नहीं था, अकाडियन नहीं था, असीरियन नहीं था। तो मेसोपोटामिया में पहली जो अकाडियन लैंग्वेज थी, बाद में चेंज हो गई यहाँ पर अरामाइक पे, जो आपको ध्यान में रखना है। तो अरामाइक ग्रीक की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक के जितने भी स्तंभ यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, उसमें से अरामाइक और ग्रीक भी एक भाषा का प्रयोग किया गया है। 71 में बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों से प्रस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर मुआविया ने किया है, मरवान नहीं है, रशीद नहीं है, अलकायम नहीं। काफी अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, बट एक्सपेक्टेड था ये। इस्लामिक एरा से सवाल डायरेक्टली पूछा गया है बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों से। 72वां क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदाड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़क क्रमश थी 6 से 10 मीटर में। आप सबको पता है कि 90 डिग्री के जो है बेसिस पे जो आपकी सड़कें हैं वो कटी हुई थी। ठीक है, जहां से आप बड़ी आसानी से एक टाउन प्लानिंग के बेहतरी की बात कर सकते हैं। 73वां क्वेश्चन देखेंगे, कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी सोंधर देने का प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? तो अगर मान लो सोंधर से भी सवाल आता है, कृषकों के सरकारी खजाने से भी सवाल आता है, तो इसको भी आप देख पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो बलबन नहीं था। खिलजी की मार्केट पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर उसका अपने एक अलग फोकस था। फिरोज शाह तुगलक था नहीं। तो दीवाने कोही, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जब आप फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, कोही। और या फिर अगर सवाल आता है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने करवाई है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। शहनाए मंडी का जो डेफिनेशन है यहाँ पर खिलजी ने दिया था, कंफ्यूज नहीं होना है। जिले इलाही खुद को बलबन ने सबसे पहले कहा है, और कहा है कि भाई आई एम अ शेडो ऑफ गॉड। फिरोज शाह तुगलक काफी कट्टर टाइप एक व्यक्ति रहा, जिसके समय में दासों की संख्या सबसे ज्यादा रही। 74 को देखेंगे,
नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसको उल्लेखित नहीं किया है? ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का ये बिल्कुल मानना था कि जो सॉल्ट है एक ऐसी चीज है जो कि एक अमीर और एक गरीब दोनों की नीड है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश एम्पायर के लोगों ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था कि गरीब आदमी इसको खा ना पाए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि नमक प्रयोग के लिए मजबूर करना, तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये चाहते हैं कि भाई अमीर या गरीब दोनों कम ज्यादा नमक खाएं तो टैक्स तो पे करेंगे ही करेंगे। तो महात्मा गांधी ने यही उल्लेखित किया कि ये गलत चीज है, और साथ में नहीं की बात की गई है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने धरसाना की अभी भी बात की तो महात्मा गांधी का फोकस था कि हर एक व्यक्ति को उसका बेसिक नीड जो है वो मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और ये वाले आपके हैं, यानी इसके फेवर में उन्होंने बात की है। पहला, महात्मा गांधी ने कहा है कि सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग में लोगों को वंचित करती है, प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश हो रहा है, और भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना ऐसा कभी नहीं सुना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स उस वक्त लगाया जा रहा था। 75, ये काफी उम्मीद करने की क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न प्रकार द्वारा प्रचलित किए गए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है समुद्रगुप्त द्वितीय के बीच में और समुद्रगुप्त के बीच में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि आयोग की अगर बात की जाए तो दोनों ऑप्शन को सही करार दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त भी होता तो भी ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है, आयोग ने इसको ये वाला सही माना है, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को भी ऐड करना जरूरी है। 76 में देखिए, ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के सिक्कों की रुपए की शुरुआत यहाँ पर शेरशाह ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे पेपर में। 77 को देखिएगा, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान, सूफिज्म से सवाल पूछा गया डायरेक्टली। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था, निम्न में से किस वर्ष उसे प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह के तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद कर दिया? तो 1580 में बंद कर दिया था। और मुझे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। 78 को देखेंगे, डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था, नॉट से सवाल है ये आपका चौथा अभी तक का। किसी समय नहीं था, तो अगर अधिवेश जो है भूमि स्वामी के पास रहेगा तो वह लगान का स्वामी बन जाएगा। ये वाला नहीं था, बाकी सारे के सारे थे, यानी कि ये करेक्ट है। डेविड रिकार्डो ने इन तीनों पॉइंट्स के फेवर में बात की है। ये पॉइंट्स तो डायरेक्टली डायरेक्टली गलत ही हो गया, राइट। तो किस किस के फेवर में बात की है? वो कहते हैं कि औसत लगान पर भूस्वामी का वैधानिक अधिकार होगा, ठीक है, यानी कि जो भूमि का स्वामी है उसी का अधिकार सबसे पहले होगा। फिर ये कहते हैं कि जितना भी ज्यादा अधिशेष वहां से निकलेगा उस पे से अधिकार राज्य के पास होगा कि उसके ऊपर कितना ज्यादा हम टैक्स लगाएंगे, कि कुल प्रोडक्शन पे इतना % टैक्स कितना लगाएंगे। ये कहा है फेवर में डेविड रिकार्डो ने। फिर ये कहते हैं कि भू उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन पर इस प्रकार लगाया जाए कि जोतदारों को यानी कि पेजेंट्रीज को अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करे, यानी कि कुछ ऐसा हो कि आप ये भी ना कर दे कि भाई अगर मान लो 100% यहाँ पर आपका भूमि से प्रोडक्शन हुआ है तो आप बोले कि भाई हम तो 90% टैक्स ही लेंगे, तो किसान खाएगा क्या, बेचेगा क्या? तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो कहते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, एक बीच का रास्ता लेकर चलिए कि भाई 40-60 का रेशियो रख लेते हैं, 40% किसानों का और 60% यहाँ पर जो है एम्पायर का हो, ब्रिटिशर्स का हो, या फिर कोई और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया है जो आपको ध्यान में रखना है, ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो और वो मोटिवेटेड रहे नेक्स्ट टाइम की प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे हाथ में ही आने वाला, तो हम अच्छे से काम करें। तो डी कह रहा है कि अगर अधिशेष भूस्वामी के पास रहता है तो वह लगान का स्वामी बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये कह रहा है कि भाई भूस्वामी पे मान लो किसी का भी अधिकार हो तो जितना भी टैक्स आएगा वो उसका क्या ऑनर बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तब तो फिर स्टेट का अपना रोल ही खत्म हो जाएगा, राइट। 79 को देखेंगे, हिंदुस्तान गदर पार्टी, ये एक बड़ा कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपीएससी में भी आया था, यूपी जो आपका पीसीएस है उसमें भी आया था, यूजीसी नेट में भी ये सवाल आया था। ठीक है जी, ये आपका यूपी पीजीटी में भी सवाल पूछा जा चुका है गदर पार्टी वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा कि किसका पार्टिसिपेशन था, कब बनी, किसने किसने पार्टिसिपेट किया। तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बाबा सोहन सिंह भाकना को, ये आप ध्यान रखिएगा। फाउंडर बाबा लाला हरदयाल सिंह थे, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट की बात की है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आया है रिलीजियस रिफॉर्मेशन से, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। क्लास 11th का एनसीईआरटी का सवाल है, कह रहे हैं कि किसने पवित्र रोम के द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका सम्राट चार्ल्स विरोध किया। ठीक है, यानी कि प्रोटेस्टेंट नेताओं में किसने, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दो ही यहाँ पर आपके मेन रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। कैथोलिक्स पोप को यहाँ पर फॉलो करते थे और प्रोटेस्टेंट कहते थे कि भाई जो भी है वो हमारा अपना विल है, किसी भी चीज को रिग्रेट करने का या एक्सेप्ट करने का। तो कौन था वो चार्ल्स सम्राट का विरोध करने वाला? तो मार्टिन लूथर थे, जिनका अपने आप काफी बेहतर नाम है। और ज्विंगली का क्या रोल था, या मुझे कमेंट करके बताएंगे। और केल्विन काफी फेमस में है, केल्विन का आजकल हम लोग ब्रांड भी पहनते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा जरूर इसको कि केल्विन और बी और सी को डिफाइन कर ले, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सके। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टू एवरीवन। और एक वीडियो आपको चैनल पर और मिलेगी जिसमें आप 2018 के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस देख पाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन बच्चों की डिमांड पर बनाए गए हैं जिनको लगता है कि भाई इसके ऊपर जरूर हमें काम करना चाहिए, ताकि बच्चे एक रफ आइडिया लगा पाए कि 18 का पेपर कैसा है। हालांकि पैटर्न चेंज हुआ है, बट डजंट मीन कि पेपर जो है बिल्कुल सर से ऊपर चला जाएगा। जो है मिलता जुलता क्वेश्चन, कुछ आपको फॉर्मेट वही नजर आएगा, और वैसे भी पीवाईक्यूज है तो इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मिलेगी बीट द कॉम्पिटिशन पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन, एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। टीजीटी एसएसटी की वीडियो भी आपको मिलेगी चैनल के ऊपर। Thank you so much everyone for joining me.